सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ के एग्जांपल्स देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम मोशनल ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक सीईटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेंस में ज़रूर आता है। सीईटी में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, कभी कभी एक आध सवाल पूछा जा सकता है इससे। तो इसीलिए हम इसको एक बार तो नज़र डालेंगे इसमें, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद मोशनल ईएमएफ नाउ। तो मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इस तरीके से, और इसमें लेट से मेटेलिक रॉड मूव कर रही है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। अब देखिए, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वेलोसिटी से, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स v क्रॉस b, है ना। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो देखिए, क्योंकि ये रॉड मेटेलिक कंडक्टर है, तो फिर इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इस रॉड के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के पास भी अपनी खुद की वेलोसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी, तो उस पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? v क्रॉस b का डायरेक्शन है अपवर्ड्स, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड्स v क्रॉस b पॉइंट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो फिर उस पर फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस पर v क्रॉस b का फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा, है ना। इधर एफ बी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो फिर उन पर डाउनवर्ड फोर्स लगने लगा इस फॉर्मूले की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बेसिकली वो लोअर एंड पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे ड्यू टू दिस फोर्स। तो फिर क्या होगा? कुछ समय के बाद ये लोअर जो एंड है ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पोलैरिटी का हो जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोअर एंड पे एक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हो गई और इस एंड पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब देखिए, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था उस पर, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगे, तो इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अवे, मतलब उससे रेडियली अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, और नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी, और सपोज करिए इस कंडक्टर की लेंथ लेट से एल है, ठीक है। तो फिर अब इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी। तो अब देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेज लगने लगेंगे। एक तो ऑलरेडी लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, और एक फोर्स उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डाउनवर्ड है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूले से उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इस डायरेक्शन में एफ ई लगने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इतना पता चल गया कि v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, देखिए v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आपसे एक बात और पूछी जाएगी, विच टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है? तो देखिए, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो v क्रॉस b का डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव के डायरेक्शन में, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा? जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी शो कर रहा है, मतलब पोटेंशियल विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, टर्मिनल which is towards v क्रॉस b। तो आपको ये याद रखना है, इन दोनों में से कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा? जो कि v क्रॉस b के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है जिस समय पे ये बैलेंसिंग, मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे, और हमें इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक समय ऐसा होगा, ये एफ बी तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये वी वेलोसिटी कांस्टेंट है।
और चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जो आएगा वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना जितना ज़्यादा होने लगेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा, इस कारण से ये बराबर चेंज होता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएंगे और उसके बाद फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस समय पे ये दोनों फोर्स बराबर होंगे उस समय पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं E इंटू ई इज इक्वल टू होना चाहिए E टाइम्स वी बी। ठीक है, क्योंकि V क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच में। तो देखिए E कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, स्मॉल b इंटू कैपिटल B। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं इन दोनों एंड्स के बीच में। क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये एंड P है और ये एंड Q है, तो हम लिखेंगे Vp माइनस वी क्यू, क्योंकि P हायर पोटेंशियल पर है और Q लोअर पोटेंशियल पर है। तो क्या लिखेंगे, E इंटू एल। आपने पढ़ा होगा E इज इक्व टू डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो E इज इक्व टू डी वी बाई डी आर से हम लिख सकते हैं E इज इक्व टू वी बाय एल। तो V क्या हो जाएगा, E इंटू एल। ठीक है, E इंटू एल, तो V स्मॉल v इंटू कैपिटल B इंटू एल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया P और Q के बीच में। अब देखिए ये मैंने एकदम सिंप्लीफाइड केस लिया जिसमें V, B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी ये जरूरी नहीं V और B परपेंडिकुलर हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो हम एक जनरल स्टडी करेंगे मोशनल ईएमएफ की, जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे, ये सिर्फ इस रॉड के लिए। तो लेट अस डिराइव दैट जनरल फार्मूला। अब देखिए क्योंकि ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब तक हो रहा था, जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस नहीं थे। तो फिर अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखा जाएगा, क्यू ई वेक्टर बराबर होना चाहिए क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर के, है ना। तो जब तक ये दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली बैलेंस नहीं होंगे तब तक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा। तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर वी वेक्टर क्रॉस कैपिटल बी वेक्टर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर फाइनली, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर, क्योंकि V क्या होता है E डॉट डी एल डी वी। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, V वेक्टर बराबर V पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इन डॉट एल वेक्टर। तो दिस इज द जनरलाइज फार्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब सपोज करिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस तरीके से, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और इसमें एक रॉड है, सपोज करिए फील्ड आउटसाइड द बोर्ड हम मान ले रहे हैं, मतलब इस तरीके से। लेट्स से ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L दे रखी है आपको और ये इस तरीके से मूव कर रही है 37 डिग्री एंगल पे V वेलोसिटी से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, ये मान लीजिए A है, ये B है, आपसे पूछा जा रहा है VB माइनस VA की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि कौन सा टर्मिनल हाईयर पोटेंशियल पर है। तो देखिए V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आएगा, V क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा ये। ठीक है, तो मैंने बताया था जिस डायरेक्शन B क्रॉस B होगा वो हाईयर पोटेंशियल पर होगा। तो B पोटेंशियल हाईयर है और A पोटेंशियल लोअर है। तो बस आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे और डायरेक्शन किससे निकालेंगे, B क्रॉस B के साइन से। ठीक, तो डायरेक्शन हमें पता चल गया B हाईयर पोटेंशियल पर है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा देखिए कितना, V क्रॉस B ये है, तो आपको क्या लिखना है, VB इंटू L और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो कॉस 53 कितना होता है, 3/5। ठीक है, तो फिर फाइनली VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आई, 3/5 VBL। तो इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन ऑन न्यू टॉपिक। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स।
अब देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इस तरीके से, और इसमें एक लूप रखा है, और मान लीजिए बी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एरिया कांस्टेंट है इसका, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो फिर इसके अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा। इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो फिर किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, क्योंकि डाउनवर्ड इंक्रीज कर रही है तो डाउनवर्ड डिक्रीज कराने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा। तो करंट इस डायरेक्शन, इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। अब देखिए साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि जब शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी तब तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया इसमें फ्लो होना। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का क्या मतलब है, चार्जेस बहे, मतलब चार्जेस मूव करे, चार्जेस मूव किए तभी इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी रुके हुए चार्ज को मूव नहीं करा सकती। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट ब्रिंग अ चार्ज एट रेस्ट टू बी मूविंग, ठीक है। तो उन्होंने सोचा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह कोई और फील्ड भी जनरेट होनी चाहिए। तो उन्हें समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर 100% कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने एक बार और ट्राई किया। उन्होंने क्या सोचा, मतलब एक बार उन्होंने मतलब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लूप रखा ही नहीं, एक पॉजिट्रॉन को रख दिया। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उस पर, लेकिन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको रेस्ट पर रखा और फिर सडनली मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराने लगे। तो उन्होंने देखा ये पॉजिट्रॉन जो है ये ड्रिफ्ट होने लगा, मतलब इस पर फोर्स लगा। तो जब उन्होंने ऐसा पाया तो फिर उनको समझ में आया कि मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया कि वेन एवर देयर इज ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब जो समय के साथ बदले, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि मतलब चार्ज को मूव करा रही है, ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो साइंटिस्टों को इतना समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से तो हमको ये बात पता चली कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूर प्रेजेंट होगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि अगर ये लूप नहीं भी हो, मतलब जैसे हम पहले पढ़ते थे कि लूप के अंदर से जो है फ्लक्स चेंज होता था, लेकिन यहाँ पर अगर लूप नहीं भी हो तब भी वो फोर्स एक्ट करता है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहती है। तो दो बातें हमको पता चली, मतलब लूप हो या ना हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते थे। अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ी है वो फॉलो करती है और कुछ प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करती है, एकदम डिफरेंट। मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है जो हमने पहले पढ़ी थी, और कुछ नई बातें भी हैं इसमें, इसके लिए ये उस पिछली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम वही बातें पढ़ेंगे। तो लेट अस नाउ स्टडी देम। अब देखिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक बात बताता हूँ। जैसे जितनी आपने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है वो जनरली सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती हैं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक से आप क्या समझते हैं, मतलब जैसे आपने सोलेनॉइड देखा है, सोलेनॉइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड रीजन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर का एक सेंटर भी होता है, तो ये इस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक रहती है। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड्स को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। तो फिर जितनी भी आपने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी हैं वो सारी की सारी कैसी थी, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक थी। तो साइंटिस्टों ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने अभी इससे पिछले वाले शीट पर दिखाया था, तो उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड ली थी और एक पॉजिट्रॉन को इसमें मूव करा कर देखा था, ठीक है। तो जब पॉजिट्रॉन इधर है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड राइज कर रही है, तो फिर इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर साइंटिस्टों ने फिर उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख कर देखा, सेंटर से यहाँ से r दूरी पर, फिर उसके सेंटर से यहाँ पर r दूरी पर,
तो ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, और अब आगे जितनी भी बनाऊंगा वो सारी की सारी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ही बनाऊंगा। तो अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो फिर आपको समझना है कि ये फील्ड कैसी है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, तो तो क्योंकि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है तो उसका एक सेंटर भी होगा। अब तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उस सेंटर से आर दूरी पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे एक पॉजिट्रॉन को मूव करा कर देगा। तो यहाँ मूव कराया तो फोर्स इधर लगा, यहाँ पर मूव कराया उतनी दूरी पर तो फोर्स इधर लगा, तो और यहाँ मूव कराया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो उनको समझ में आ गया कि अगर सेम दूरी पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो उनको एकदम एस्टोनिशिंग बात लगी, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती हैं वो क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं। तो उनको पहली अलग प्रॉपर्टी पता चली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कि ये क्लोज लूप्स बनाती है। ठीक है, अब क्लोज लूप बना रही है मतलब पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स पहली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज लूप बना रही है तो फिर आपने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होती थी। कंजर्वेटिव नेचर का होने का मतलब अगर आप एक चार्ज को क्लोज लूप में घुमाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस पर नेट वर्क डन जीरो होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर अगर हम घुमा रहे हैं तो वो तो वेलोसिटी आ रही है, उसके अंदर वर्क डन पैदा हो रहा है, मतलब इनिशियली रेस्ट पर था फिर वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, मतलब अगर आप एक क्लोज लूप में इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रोटेट करते हैं तो उस पर नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा, इट इज़ नॉन जीरो। तो इसलिए ये स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और ये जनरेट क्यों होती है, टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिसके कारण से ये पिछली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट थी। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम पिछले पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या पढ़ते थे, डी वी इज इक्वस टू ई डॉट डी एल, है ना। तो जब आप पूरे सर्कल में घूमेंगे तो एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, तो फिर एक ही पॉइंट पर वापस रिटर्न हुए तो आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें आप एक पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट किए वापस उसी पॉइंट पर आ गए फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया, मतलब जीरो नहीं आया। तो इसीलिए ये फार्मूला जो है डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, इस नई वाली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ स्पेशल केसेस के लिए इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। सो लेट अस बिगिन नाउ। तो देखिए मान लीजिए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक रीजन है इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और ये इसका सेंटर है, और सपोज करिए रेडियस कैपिटल आर है और डी वी बाई डी टी नॉन जीरो है, मतलब डी वी बाई डी टी कुछ दिया हुआ है, इट इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर आर लेसर देन इक्वल्स टू आर एंड फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब हर रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फिर देखिए सपोज करिए फर्स्ट केस हम लेते हैं आर इज लेसर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो फिर उस केस के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ई डॉट डी एल, मतलब ई डॉट डी एल क्या होगा, ई इंटू टू पाई आर, क्योंकि हमको इतना तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रीजन में होती है, मतलब सर्कल क्लोज लूप बनाती है। तो फिर हम लिख सकते हैं ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू डी बी बाय डी टी। मतलब फैराडे ने इस लॉ, मतलब इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लॉ को थोड़ा सा चेंज किया। उसने क्या लॉ बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक नया लॉ बनाया। उसने बनाया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी बी फाई बाई डी टी। ये बी फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर ये नया फैराडेज लॉ है जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। ठीक है, फैराडेज लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है,
अब देखिए इस फॉर्मूले से हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लिख सकते हैं ई इंटू 2πr। देखिए साइक्लिक इंटीग्रल अगर मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर पूछा जाए, यहाँ से लेके यहाँ r दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा हर जगह पर, तो फिर हम ई डॉट डी एल को इजीली लिख सकते हैं ई इंटू 2πr। और डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा, देखिए एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं डी बी बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि बी इंटू ए होता है, एरिया कांस्टेंट तो उसको बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा डी बी बाई डी टी। तो आर और पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो फिर फाइनली ई की वैल्यू कितनी आई, आर बाई 2 डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब देखिए डी बी बाई डी टी नए नए क्वेश्चन बना ली, कुछ भी दे सकते हैं। सो मान लीजिए दे दिया बी इज इक्वल टू बी नॉट टी, डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा, बी नॉट टी स्क्वायर दे दिया तो 2b0 टी हो जाएगा। तो डी बी बाई डी टी डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, तो फिर नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये हमने इनसाइड के लिए कैलकुलेट किया है, अब आर ग्रेटर देन आर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी नाउ। मान लीजिए ये इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो हमको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर आर ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर से ई, अब हम लूप इस तरीके से सब सेलेक्ट करेंगे आर दूरी पर, और सब जगह पर टेंजेंशियल फील्ड होगी, तो फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे ई इंटू 2πr इज इक्वल टू। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, तो केवल हम एरिया इसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन का लेंगे, ऐसा नहीं पूरा एरिया लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस है इसका, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाय डी टी। ठीक है, तो बस पाई कैंसिल होगा, और ई आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2r डी बी बाय डी टी। तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। फॉर ई लेसर देन रेडियस, ई एट रेडियल डिस्टेंस लेसर देन रेडियस, उसका फॉर्मूला होगा आर बाई 2 डी बी बाई डी टी, और फिर ई आर ग्रेटर देन आर के लिए हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2r डी बी बाय डी टी। मतलब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर आप ग्राफ बनाएं ई वर्सेस आर का, ठीक है, तो ये मान लीजिए आर बराबर रेडियस है, तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े, मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा इन दोनों टॉपिक के बारे में। देखिए ये दोनों टॉपिक सीईटी के सिलेबस में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब सीईटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेंस सिलेबस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में ये अच्छे से आते हैं, है ना। तो सीईटी वाले बच्चे जो केवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और अगर वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो इसको सीरियसली पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।